everyone, welcome to Sama Podcast. This is Bushra Khan, and today we have Miss Beena Goindi. She's a great writer, Danishwar, and my favorite. Last time we had a podcast with her, and of course you guys know that we discussed a lot of changes regarding cultural system when we talk about America and Pakistan, and also her travel logs. She has traveled around the globe. So let's just check out what she has for us as a writer, because she has seen the evolution process right through her eyes over the years. So I would like to know and would like to share this through this platform, how the evolution process over the past few years has changed and how we are adapting it, knowingly and unknowingly. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for having me in your studio again. Yes, it's lovely to see you. Thank you for taking out your precious time again. बहुत शुक्रिया. और आज तो आपकी फ्लाइट भी है. जी बिल्कुल. लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला. Hats off to you. My pleasure that I'm here. Yeah. Thanks. मुझे ये बताएं कि समा पॉडकास्ट के जो साई नाज़रीन है वो देख रहे हैं, उन्होंने पहला पॉडकास्ट बहुत पसंद किया and they would like to know more about it. When we talk about the evolution process as a writer, दानिश्वर भी आप उस वक्त अमेरिका गई जब बहुत रेयर है कि एक यंग एज की लड़की एज अ राइटर अमेरिका चली जाए, और बीइंग अ पाकिस्तानी वहाँ जाकर आपने अपना आप जो है बीइंग एन अमेरिकन जो है ट्रांसफ़र कर लिया एंड यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अमेरिकन पाकिस्तानी. ओवर द ईयर्स ये बताइए कि आपने अपनी नज़रों के सामने कितना कल्चरल चेंज देखा है अब तक. अगर हम पिछले 20 से 25 साल पीछे चले जाएं तो आपने क्या चेंज देखा है अपनी नज़रों से गुजरता हुआ, और आपने क्या क्या अडॉप्ट भी किया है और अडेप्ट किया है. बहुत अच्छा, थैंक यू. आज आपने ये बात की इसलिए क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है. अभी हम जिस माशरे में रह रहे हैं ये हमारा आईटी का माशरा है. हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं. अब हमारा आईटी का कल्चर है. कीप इन माइंड. लेकिन जब हम मैं गई थी, या हमारे से पहले जो जनरेशन्स जो इमिग्रेंट्स जो दूसरे मुल्कों में, किसी मुल्क में भी, यूरोप की कंट्रीज़ में कहीं पे भी, तो पाकिस्तान से जाकर वहाँ पर आबाद होना इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन. और फिर पढ़े लिखे का करना इसलिए चूँकि वो एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा होती है. अब इन सारे चक्करों में जब मैं गई तो देखें, जब भी कोई भी इमिग्रेंट कभी एक सोसाइटी से जब दूसरी सोसाइटी में दूसरे कल्चर में जाता है तो उसके लिए बहुत से वहाँ पे महाज खुलते हैं जिनको वो फेस करता है. ये चैलेंजेस होते हैं. अच्छा, मेरे लिए सबसे बड़ी पहली बात ये थी कि मैं जब गई तो मैं ज़ाहिर है अपने PhD के लिए गई थी, और मैं यहाँ पे वेल सेटल थी, अपना घर बार था, सब कुछ था, माय हस्बैंड वाज हियर. लेकिन मेरे लिए फिर ज़ाहिर मैंने फ़ौरन ही उसी दौरान हमने ये किया. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए सबसे अहम जो उस वक्त किसी भी इमिग्रेंट के लिए होता है, 3 चीज़ें आती हैं. सबसे पहले तो वो करता है कन्फ्रंट किसी भी कल्चर को. दूसरा वो करता है कंप्लेन. तीसरा वो करता है उसको अडैप्ट. अब वो जो कंफर्ट उसे कहते हैं, अब वो जब सबसे पहले तो कन्फ्रंट तब करता है सच और झूठ के चक्कर में, गलत और सही ये चीज़ कहता है. क्योंकि कल्चर कभी गलत और सही नहीं होता, वो होता है. क्योंकि कल्चर की डेफिनेशन भी आपको हर बंदा अपनी बनाता है, लेकिन कल्चर पार्ट ऑफ हिस्ट्री होता है. लेकिन उसमें कल्चर के अंदर इमोशंस होते हैं. क्योंकि कल्चर के अंदर हमारा रिलीजन होता है, सबसे पहली बात ये है. हमारी ज़बान होती है, हमारा लिबास होता है, हमारा उठना बैठना खुद ब खुद उसमें शामिल होता जाता है. हमारा खाना पीना, हमारे पकवान. जैसे पाकिस्तान में कितने कल्चर्स हैं आपको पता है. पख्तून कल्चर, बल्तिस्तान कल्चर, बलोच कल्चर, पंजाब कल्चर, सिंधी कल्चर, ये सारे मिलके ये एक फिर बनते. फिर एक पहले एक इनकी इनफरादी कल्चर्स हैं, फिर उसके बाद ये एक इज्तमाई कल्चर इश्तराकियत से बनता है. यानी कि मजमूई तौर पे, चूँकि उसमें रेविचिज्म आ जाती है, कल्चरल रेविचिज्म, जिसमें कि कल्चर मिल के फिर सामने उभरता है. अब ये तो हो गया हमारे कौमी कल्चर. लेकिन हम फिर दोबारा उधर ही चलते हैं जो हमारा था कि बाहर में जब जाते हैं, वो दूसरी स्टेज पे आप जब कंप्लेन करते हैं ना, उसमें भी आपको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं. तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है ना, उसमें हम उस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं और अपना हिस्सा भी उसमें डालते हैं. क्योंकि एक मैं आपको बुशा बात बताती चलूँ कि कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, हर शख्स ज़िंदा रहने के लिए अपना सच, अपनी आइडेंटिटी और उस डाइवर्सिटी में अपना हिस्सा डालना चाहता है. और यही ब्यूटी ऑफ कल्चर है. क्योंकि अगर हम ये समझें तो यही इसका हिस्सा है. तो मुझे बहुत सी मुश्किल आता ही, जाहिर है जाते ही हमें आदत नहीं थी कि हम खुद उठ के खाना बनाएं, हम सबसे पहले तो सफाइयाँ करें, सारा कुछ करें. लेकिन वो फिर जब ये भी कल्चर का हिस्सा है ना. देखे ना, एशियन कल्चर है, हेल्पर्स. जी बिल्कुल. हम लोग यहाँ पे एक घर में 4-4 नौकर हैं, 1-2 बंदे हैं और 4 नौकर हैं, एक ड्राइवर और एक
वो चौकीदार भी है, ये भी मेरी कज़न ही का और भी वहाँ पे आप सब कुछ है जी, all in बहुत सब one. करते हैं, हमारे घर भी साफ होते हैं। अच्छा, वो ज़ाहिर है फैलाव होता जाता है जितना आप ग्रो करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में वो एक कल्चर था जिसको मैं फिर समझ आई आहिस्ता 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 कि हमें घर में भी खाना बनाना है, लेकिन हमने अपने आप को भी टाइम देना है, उसको बैलेंस कैसे करना है इस कल्चर को, बिल्कुल। जो कि अपनी आइडेंटिटीज़ को, और बच्चों को भी आपने उन चीज़ों में शामिल रखना है, ये बात है जी। बिल्कुल ठीक बात की आपने। जब अमेरिका के कल्चर की बात करते हैं और आपने बताया कि इस वक्त ना चाहते हुए भी यू गेट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, Of course. एंड यू हैव टू हैव सच Yeah. चैलेंजेस जो कि अनएंडिंग होते हैं और अब तक चल रहे बिल्कुल। होते हैं। लेकिन व्हेन यू लुक बैक, अब आप जब पाकिस्तान को देखती हैं तो आप अमेरिका में मुकीम हैं। अब आप जब एज एन अमेरिकन सिटीजन पाकिस्तान को देखती तो आप अमेरिका की नज़र से, अमेरिकन की नज़र से क्या देखती कि पाकिस्तान अब तक कितने चेंजेस से गुजर गया है या कहाँ पे स्टैंड कर रहा है कल्चरल बेसिस पे? देखिए, दो चीज़ें हैं, कल्चर तो अमेरिका में भी चेंज हुआ है, अमेरिकन कल्चर बजाते खुद भी बदला है, हमारे होते ही कितनी चेंजेस आई हैं। हम अब जब फ्लैशबैक पीछे करते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि हमारे जब हम आए थे तो ये रवाज नहीं था, क्योंकि रस्म रवाज भी बदलते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें बदलती हैं। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान का कल्चर तो आपको पता है एब्सोल्युटली बहुत बड़ी चेंज मुझे नज़र आती है, बल्कि पहले जो 2 साल में तब्दीली नज़र आती थी अब वो हमें महीनों में नज़र आती है, इसलिए चूँकि कनेक्ट हो गए ना, ये हमारी आईटी की दुनिया ने, हमारे ग्लोबल विलेज ने हमें बहुत करीब कर दिया, और उसकी वजह से अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा आई, और उस अवेयरनेस की वजह से पीपल आर ट्राइंग इवन इन पाकिस्तान। और इसमें हमारे कल्चर में देखें, हम बहुत सी चीज़ों से, कल्चर होता क्या है, ये तो चीज़ है ना, कल्चर में हमारी तहजीब, हमारा विरसा, अब जब हम अपनी तहजीब और अपनी बेसिक अकाई से दूर हो जाते हैं ना, हम ज़रूर शामिल रखें, लेकिन एक होता है कि हम अपने दुपट्टे को, जैसे दुपट्टा इज़ नॉट लाइक बहुत अच्छी ड्रेसिंग आप करते हैं तो दुपट्टे को रखना एक ज़रूरी समझा जाता था, अब वो भी नहीं समझा जाता, उसको बुरा भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि आज के कल्चर में इसको एक्सेप्टेंस है, क्योंकि टॉलरेंस आती है ना कल्चर में। कल्चर जो होता है ऐसे समझे एक फ्लूइड है, जैसे फ्लूइड की तरह अपना रास्ता बनाता है, तो वो ऐसे ही ब्लेंड होता है। तो कल्चर में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ज़ाहिर फ्लूइड बह रहा है और उसमें हिस्सा सब ले रहे हैं। और अमेरिका का जब मैं बात करती हूँ, आपने कहा कि अमेरिका बहुत चेंज हुआ है जब से आप हैं, तो अमेरिका की क्या चेंजेस आप देखती हैं मेजर? क्या अमेरिका की सबसे बड़ी चेंज ये है कि पहले हमने सुना था कि गोरे जो हैं वो जब खाना, हमारे खाने जब खाते थे ना, जी, जी। तो उनको बड़ी हॉट यानी कि मिर्चें लगती थी। अब वो कहते हैं कि ये स्पाइसेस आर गुड, तो उनको तो वो अब वो आराम से चपाती, उसको मेरी एक दोस्त थी, बल्कि मैं आपको बताती चलूँ कि वो मेरी दोस्त थी जैकी, तो वो ये कहती थी कि ये जो है जो स्लैपी ब्रेड्स उसको कहते चपाती को, वो कहती है आप लोग थप्पड़ मारते रोटी बनाते हैं, तो वो कहती थी कि ये मुझे बहुत पसंद है। तो अब ये देखें कि पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप देखें ना अमेरिका में स्पेशली, तो वहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में बहुत से गोरे बैठे होते हैं, यानी 30% 40% गोरे भी होते हैं, यानी कि दूसरे उन्होंने भी इस चीज़ को ममालिक। adopt जी किया और बिल्कुल, adapt अमेरिकन किया, भी होते हैं हाँ। उसमें, तो ये भी एक बात है, वो भी कर रहे हैं। देखें जब हम कल्चर जाते दे हैं, लाइकिंग इट, यस। ये कुछ हम कल्चर की सबसे ब्यूटी ये है, कल्चर किसी भी तहजीब जिसको कहते हैं, उसमें आप उनका भी लेते हैं कुछ हिस्सा अपना उनके साथ शेयर भी करते हैं। And दिस इज how द the ब्यूटी blend ऑफ कल्चर, goes. या Yes, दिस इज yes, द yes. प्लान, या। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंशियल पावर्स, हम सबको पता है कि इन्फ्लुएंशियल पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है, जी। चाहे वो किसी इंडिविजुअल की हो या सोसाइटी की हो। अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान एज अ डेवलपिंग कंट्री, हमने शुरू से लेके अब तक टिल टू डेट, अगर इस वक्त की बात कर ले, जी। जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम पर इन्फ्लुएंशियल पावर्स बहुत ज़्यादा है, Yeah. गलबा है, वी आर डोमिनेटेड बाय ऑल ऑफ, Yeah. एंड द डार्कनेस ऑफ इन्फ्लुएंशियल पावर्स इज Yeah. प्रिवेल्ड। Maybe we can say कि somehow it is positive at some point, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतना इन्फ्लुएंस्ड है और बहुत सी चीज़ें जो उसने इर्द गिर्द की जगह से अडेप्ट भी किया, अडॉप्ट भी किया, अपने कल्चर में डाल दी है, उससे हमारी कई असल हकीकत खो गई है? देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये इस वक्त हमारी यूथ को ये फेस भी कर रही है। ये बात बहुत अहम है कि हम अपनी आइडेंटिटी, जो हमारी शनाख्त है, जी। चूँकि कल्चर में डाइवर्सिटी भी होती है, कहीं पीछे तो नहीं रह गई? नहीं, हाँ। लेकिन वो शनाख्त पीछे नहीं रहती, उसको रखने के लिए बहुत से लोग अलाइव होते हैं, और वो अपने कल्चर को, चूँकि आपकी ज़बान की शक्ल में, आपके मुख्तलिफ आपके रहन सहन के तरीक़ों में वो ज़रूर रहते हैं। ऐसे ही मुझे अभी एग्ज़ाम्पल
मैं ये बात इसलिए करती हूँ क्योंकि एशिया बजाते खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग है अपने कल्चर को कंटेन करने में। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको जापान की देती चलूँ, क्योंकि जापान जो है देखें, उनकी हज़ारों साल की उनकी तहजीब है, मंगोलिया से, चाइना से, और वो सारे ये जो कोरिया और ये सब से चल के वहाँ पे आया। लेकिन उनका कल्चर, उन्होंने भी कितनी तरक्की की। मुझे याद है मैं 93 में जब गई थी जापान, तो मैंने उनका कल्चर देखा, और मैं जब 22 में गई और मैंने डिफरेंस देखा तो वो बहुत बदल गया था। लेकिन उसमें मुझे जापान की शक्ल नजर, चूंकि वो लोग बड़े रिजिड है अपने कल्चर को मेंटेन रखने मतलब में। बेसिस वही थी, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन थी, मतलब नहीं, उनका लिबास भी बदला, उनका सब कुछ बदला। उन्होंने अंग्रेजी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज किया, लैंग्वेज के ऊपर, जो कि आपको पता है जापान की वो कभी नहीं, दे आर स्ट्रिक्ट अबाउट इट। लेकिन हम लोग तो पहले ही, आपको पता है कि हम लोग नौबादियाती, ये जो हमारी बैकग्राउंड थी उसकी वजह से हमने अपनी ज़बान को सबसे पहले छोड़ दिया। ये सबसे हमारे लिए, ना इधर के लिए ना इधर, नहीं, हमने हमारी उर्दू तो हम बोल ही नहीं सकते, उर्दू तो हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। यकीन माने, जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो मेरे एक प्रोजेक्ट ये भी होता है कि बच्चे जो हैं, जो सुन भी रहे होंगे, वो बच्चे स्टूडेंट जो हैं, बड़ी बड़ी ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बच्चे जो होते हैं या जिन्होंने जाना होता है, वो मेरे उर्दू के स्टूडेंट होते हैं। तो वो मुझसे पढ़ते हैं। इतना बड़ा ड्रॉबैक है ये जी बिल्कुल, और वो हमारे पाकिस्तान के बच्चों को नहीं आती, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसी पे हम सबसे ज़्यादा वीक जी बिल्कुल। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपको उर्दू अंग्रेज़ी ना आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन आपको अपने कल्चरली आपको उसके ऊपर इतना अबूर ज़रूर हो। इसके लिए आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ तक आप बाहर के बच्चों में देखें, वहाँ पे इस चीज़ का जो देखें, वहाँ पे 2 तरह की हमारी इमिग्रेंट सोसाइटीज़ हैं। ऐसे पाकिस्तान में भी है। एक तरफ आपको रिलीजियस फैनेटिक्स नज़र आते हैं और दूसरी तरफ आपको मॉडर्निज्म। मैं जब आती हूँ मुझे जो नज़र आता है, बिल बोर्ड एक तरफ आपको एक तरह के नज़र आते हैं और दूसरी तरफ आपको बिल्कुल एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम शक्ल नज़र आती है। हमें इसमें बैलेंस करना, यही कल्चर में अपनी आइडेंटिटी को करने के लिए ये सबसे बड़ा आर्ट है। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को इस मामले में सेल्फिश होना पड़ेगा मेरे ख्याल में। इसके लिए अब जैसे हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह की मूवमेंट्स अक्सर बहुत से लोग इसके ऊपर सोचते भी हैं और काम करते भी हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। इसी के साथ साथ मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगी, बीइंग अ राइटर दानिश्वर, अब आप देखिए कि पाकिस्तान की जो लिटरेचर सोसाइटी है वो भी समहाउ हम देखते हैं कि काफ़ी चेंज हो गई, डेवलप हो गई है ओवर द ईयर्स। लेकिन अभी आपने बताया कि एक फर्स्ट लिटरेचर फेस्टिवल भी होने जा रहा है ईस्टर्न में, उस हवाले से भी बताइएगा। और ये बताएं कि जब लिटरेचर की बात करते हैं और शायरी की बात करते हैं, मुशायरे की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जो मुशायरे का कल्चर है वो कितना चेंज हुआ, डेवलप हुआ है? देखिए, मुशायरे का कल्चर वैसे तो अभी दोबारा से इमर्ज हो रहा है, विच इज़ गुड। उसमें क्वालिटी उसकी ज़रूर गिरी है और उसमें थोड़ा सा वो हुआ है, जाहिर है। कैसे क्वालिटी यूँ हो कि आप बच्चे कुछ भी सुनना पसंद करते हैं, तो ये है कि वो जाहिर है, एक देखें शायरी जो है वो बहुत अदब की एक ऐसी सनफ़ सुख़न है जिसमें आप बहुत ही हसासियत के साथ उसको करते हैं, और वो आपके अदब की मैं राज ही कहूँ तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए चूँकि वही है। लेकिन उसमें हम मज़ाहिया या शायरी जैसे हम कहते हैं, मैं पर्सनली उसको पसंद नहीं करती, लेकिन ये हमारी पॉपुलर शायरी है, ये हमारी पॉपुलर शायरी है। लेकिन बाज़ दफ़ा मज़ाहिया में हम इतना रोन देते हैं ख़वातीन को, अपने बच्चों को, और ऐसे माशरे के ऐसे पहलुओं को, फिर हम सियासत को, और फिर हम तमाम चीज़ों को साथ लपेट जाते हैं। मेरे ख्याल में वो फिर हमारा एक मज़ाक का कल्चर बन गया। जैसे आप देखिए कि हमारे टीवी चैनल्स हैं जितने भी हैं, सॉरी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हर एक ने मज़ाहिया प्रोग्राम एक ही फॉर्म के शुरू कर देते हैं। अब आप कोई नई नुदरत लेके आएँ, आप कोई अच्छे तरीके से अपने कौम को सीरियस पहलू पे भी कोई चीज़ बताएं, मतलब मॉरल होना चाहिए। मॉरल भी हो, सीरियस पहलू उन्हें ये बताएं कि ठीक है ये मजाक की बात है अब, लेकिन चेंज आई है। अभी मैंने देखे उसको आपने फोर्स किया है, क्योंकि हमें बुरी चीज़ को फौरी तौर पे हमें उसे थोड़ा बहुत उसके अंदर लानी चाहिए, मतलब उसके अंदर लैशिंग करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर खुद ही कंट्रोल नहीं करेंगे कि हम किस तरफ बह रहे हैं, तो मेरा ख्याल में वो मुनासिब नहीं होता। आपने बेहतरीन आइडिया दी, और आई होप कि ये जो है वो सर्टन माइंडसेट तक ज़रूर जाए, ताकि वो कोई ना कोई चेंज और डेवलपमेंट लेकर। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं अमेरिकन पाकिस्तानीज़ की जो अमेरिका में रहते हैं, जी, ये
ऐसा क्यों है कि वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में या एक सर्टन एज में पाकिस्तान आने का सोचते हैं, रहने का सोचते हैं? वाई ऐसा सर्टन माइंडसेट या कल्चर क्यों है? ये कल्चर तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान से मोहब्बत है। देखिए, हम वतन से जो तो जिस मट्टी से एज गैप में नहीं, क्यों वो है? सर्टन एज में इसलिए होता है, मैं खुद उसकी शिकार हूँ। हाँ, मुझे तो बताएं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जब कोई इमिग्रेंट अपना वतन छोड़ के जाता है ना, वो एक्चुअली वतन छोड़ के नहीं जाता, उसको अपने अंदर साथ लेके जाता है। तो वो वतन छोड़ा नहीं होता उसने। देखें, जीनोटिपिकली तो वो बिल्कुल उसके साथ होता है, फिनोटिपिकली उसके से अवे होता है, जो किसकी ज़रूरत होती है, जवान होता है, वो तस्खीर करना चाहता है दुनिया। ज़ाहिर है, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा सबसे बड़ा मईशत हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपने हाल अहवाल सही करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के कारोबार। और आपको पता है कि ये भी एक बहुत बड़ा हमारा ड्रॉबैक रहा हमेशा से कि कि मजबूरन हमारी क्रीम, जो टॉप क्रीम हमारे यूनिवर्सिटियों के जो ग्रेजुएट्स होते थे, वो डॉक्टर्स से लेके दीगर तमाम शोबों के वो बाहर चले जाते थे। पाकिस्तान उनको पढ़ाता था और वो जाता था। दिस इज़ सैड। दिस इज सैड। अच्छा, वो जाते तो पढ़ने थे, फिर उनको इतनी वहाँ पे एप्रिसिएशन मिलती है, इतना वहाँ पे पैसा चले कहले मिलता है कि वो वापस आने का नाम ही नहीं लेते। फिर वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। वो कंफर्ट जोन क्या होता है? क्योंकि जाहिर है, जब आप एक बड़े माशरे में जाते हैं, एक बड़ी इकाई में जाते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है वहाँ पर, अपने स्टैंडर्ड्स आपने बनाए होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ जितनी एजुकेशन की कमी है, उसके मुताबिक हमारे यहाँ ज़ाहिर है उसके मामलात भी उसी तरह हमें सामने देखने में मिलते हैं, रोज़ हम देखते हैं। तो इसलिए वो एक बड़ा मेरे ख्याल में आते हैं और वो अच्छा करते हैं, क्योंकि वो सोचते ही ये हैं। इमिग्रेंट के तौर पे मैं आपको बताती चलूँ कि ड्राइंग रूम में जब चाय पीते हैं ना खाने के बाद, तो सब जब पार्टी होती है तो फिर यही कहते हैं हम पाकिस्तान कब जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे अभी याद आया, उदास नस्लें, अब्दुल्ला हुसैन का ये एक नावल था, तो ये उन्होंने बात की थी। तो मुझे अभी, बल्कि आपने ये बात की तो जब से कल्चर था, मुझे अभी असदुल्ला गालिब को मैं नहीं भूलती। कोई इस सवाल से शेर अगर आपके ज़हन में जी, मुझे वही याद आ रहा है, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे यहाँ मुंतखबी रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। ये देखिए, उन्होंने पूरा माहौल गालिब ने इसमें समा दिया। अब जैसे इसी तरह, जैसे मैं खुद भी, मैंने एक नज़म लिखी थी आइसोलेशन, तो हम जब होते आइसोलेट किया हुआ है अपने आप को, हम तन्हाई का शिकार नहीं होते, हम आइसोलेट करते हैं, हम उसको कहते हैं खलवत का शिकार होते हैं। जो कि तन्हाई और खलवत में फ़र्क है। तन्हाई वो होता है हमें लोग छोड़ दें, लेकिन ये तो हमने खुद छोड़ा होता है। हम खुद करते हैं अपने लिए ये जिहाद कि किसी एक दूसरे मुल्क को जाके अपना मुल्क बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी डाइवर्सिटी कायम करने के लिए। उसमें तो इसमें कामयाबी होती है, बहुत हद तक होती है। लेकिन एक मैं बात बताऊं कि इमिग्रेंट सोसाइटीज़ में आप ज़ाहिर है हमेशा ही आप जो है वो आपको वो हैसियत नहीं मिलती है, दिस इज़ फैक्ट। लेकिन चूँकि अमेरिका में एब्जॉर्प्शन है, वो कहते तो ये हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह पे है, हम ये नहीं कह सकते। चूँकि पाकिस्तानी ज़्यादातर वहाँ पढ़े लिखे गए, इसलिए वहाँ पर आपको यूरोप की निस्बत वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ नज़र आती है। वहाँ पर आपने देखा है कि पॉलिटिक्स में भी हैं वो, बिजनेस में भी आइकॉन्स उनके बहुत बड़े, डॉक्टर्स बेशुमार डॉक्टर्स हैं। और मेरी अपनी फैमिली में 3 डॉक्टर हैं, मेरी 4 बहनें हैं, तीनों। अब ये कितनी बड़ी मतलब मुझे ये पसंद नहीं है, इसीलिए अपने रूट्स पाकिस्तान से बना के मैंने रखने के लिए मैं कोशिश करती हूँ फोर्स करके आना। तो बहरहाल कोशिश की है, लेकिन उसमें अभी देखें, जहाँ तक हम कल्चर की बात करते हैं, अगर हम रिलीजन की उसमें बात ना करें, हम बच्चों को संडे को लेके जाते हैं वहाँ पर मस्जिद में। बच्चों की आपने बात की, तो बच्चों के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि यूजुअली क्या होता है कि आप जब किसी बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, तो बच्चों की तरबियत के हवाले से एक बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो इस हवाले से आप बताइए कि बच्चों की तरबियत किस तरह होती है और किस तरह से मैनेज किया जाता है। आप बीइंग अ मदर क्या बताएंगे अपना एक्सपीरियंस? देखिए, मैंने बहुत सुना ये कि लोग कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम अमेरिकन बच्चों को हम स्कूल में डालते हैं। मैंने आम सुनती हूँ ये बात। और जब हम जी बिल्कुल अमेरिकन स्कूल्स में डालते हैं या इंग्लिश
मीडियम स्कूल में डालते हैं, और जब हम अमेरिका में होते हैं तो हम उनको इस्लामिक स्कूल में डालते हैं। तो ये ज़रूरी है, दिस इज़ मस्ट, चूँकि आप ये बुरी बात नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस दुनिया में मुकाबला करने के लिए आपको, आप अमेरिकन सिटीज़न हैं, अगर आप अमेरिका में मुकीम हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी आइडेंटिटी को कायम करने के लिए, अगर बच्चा इस्लामिक स्कूल में जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, दिस इज़ आवर प्राइड, इसलिए चूँकि आपने अपनी आइडेंटिटी कायम की है। और जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो उसमें अपनी इकाई अपने शामिल करेंगे तो हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल ठीक नहीं बात। तो पाकिस्तान की तो, या मुसलमानों की, या पाकिस्तान का एक, देखिए एक ऐसा, हमारे इस कल्चर का जो है हमारा इस्लामिक मुल्क एक बहुत डिफरेंट नौइयत का इस्लामिक मुल्क है। यकीन माने कि हमारे अंदर इत्तेदाल की कमी भी है और ज़्यादती भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। एक घर में आपको एक बच्ची हिजाब कर रही है और एक नहीं कर रही, ये किसी और मुल्क में आपको नहीं आएगा। वहाँ पे एक ही सेटअप होता है कि यू हैव टू डू इट। यहाँ पर ओवर द ईयर्स चीज़ें बदली हैं, तब्दील हुई हैं, और इस तब्दीली को हम बुरा या अच्छा नहीं कहते, सच्चा कहते हैं। चूँकि ये बात साहब कहते होते थे, तब्दीली कभी गलत या सही नहीं होती, वो सच्ची होती है। तो तब्दीली होती है। देखिए हमारे सेल्स टूटते हैं, बनते हैं, हर रोज़ टूटते हैं, 1000-3000 सेल्स, मतलब मिनटों सेकंडों में हमारे सेल्स टूटते हैं। तो क्या वो तब्दीली तो आनी है। तो तब्दीली का आने के लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। और उसमें बस आपने अपने हिस्से का सच बोल के जाना होता है, असल बात ये है। तो लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, लाइफ इज़ कॉन्टिन्यूम। जब बच्चों की तरबियत की बात करते हैं तो पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस होते हैं कि बच्चों की तरबियत में कमी ना रह जाए जब बाहर रह रहे हैं, लेकिन वही पेरेंट्स शादी के मामले में पाकिस्तान में रिश्ते ढूंढते हैं। क्यों? बच्चों को सारी ज़िंदगी उन्होंने ग्रूमिंग अब्रॉड की होती है, लेकिन अब उनके लाइफ पार्टनर्स वो पाकिस्तान में ढूंढ रहे होते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? ये बहुत बड़ा एक हमारा मसला होता है जब हम इमिग्रेंट होते हैं, और स्पेशली जब इंग्लैंड के और हवाले, लेकिन अमेरिका में रहते हुए मैं आपको ये बात बताती चलूँ, मेरे अपने 2 बेटे, और मैंने उनको हमेशा यही कहा था, बचपन से बताया था, बेटा हमने शादी पाकिस्तानी से करनी है, शादी पाकिस्तानी से करनी है। मैं ऑफ कोर्स भी उनके दिमाग में भाई देखें मोहब्बत तो हो ही जाती है, तो उसको स्टॉप उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि दिस कैन नॉट बी हैपन। अब ये देखिए, ये नहीं कोई बुरा, अब हमने उनको इन्फोर्स किया हुआ था, बेटा अमेरिकन से शादी नहीं करनी, बेटा इससे शादी नहीं करनी, इसलिए चूंकि पाकिस्तानी इससे शादी करनी है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो वहाँ की लड़कियाँ हैं वो कबूल है, लेकिन पहले मेरा भी अपने बच्चों के लिए यही था कि मैं अपने बच्चों की शादी जो है वो पाकिस्तान की किसी लड़की से करूँ। लेकिन मुझे जैसे जैसे मैं भी ग्रो होती गई और अमेरिकन कल्चर क्या, अपना बीइंग अ इमिग्रेंट और बीइंग इस ग्लोबल विलेज में अपने आप को देखती रही, तो मैंने उन बच्चियों को देखा कि उनको कितनी मुश्किलात होती हैं। जब वो आती हैं तो उनको कितना बड़ा कल्चर शॉक होता है। देखें, एक बच्ची जो यहाँ पे 4-5 नौकरों की आती है, वहाँ जाके उसे सारे काम यकदम करने पड़े, और वही एडजस्टमेंट का टाइम है, तो उसी में आपकी फिर डिवोर्स हो जाती है। बिल्कुल ठीक, होता ही यूँ है। अच्छा, अब यूँ है कि जो लड़की वहीं पे है वो, उसको भी पता है अपने लिमिट्स, यहाँ पे भी, या लड़के को भी अपने पता होता है। अच्छा, उसमें यह कि आप अगर करना भी चाहते हैं, ऐसा होता भी है अभी, चूँकि ग्लोबल विलेज ने काफ़ी चीज़ें आसान भी कर दी है ना, तो उसमें आप उनकी मंगनी करें, दे विजिट ईच अदर, दे गो एंड दे मीट ईच अदर, और उसके बाद अगर आप करते हैं फिर आसानियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन अभी एक मेरी दोस्त है, अभी कनाडा से आई हुई है, तो उनके 2 बच्चे, एक 23 का एक 24 का है, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पे रिश्ता कर रही हैं। इतना अच्छा, मेरी एक दोस्त ने उन्हीं को रिश्ता बताया, एक बड़ी अच्छे हाईली पढ़े लिखी फैमिली का एक बेटी थी, उसका रिश्ता बताया। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं बेटे को बुलाती हूँ, 15 दिन में शादी कर दें। अब वो तो ये लगेगा कि कोई फ्रॉड है ये। तो पेरेंट्स बाज़ दफ़ा इतने पैनिक हो जाते हैं कि उधर ना हो जाए। अरे यूँ रोकने से नहीं होता, आपको अपनी तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद करना पड़ता है, अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करें। देखें, पाकिस्तानी एक कल्चर की एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप जब बात कर रहे होते ना, बड़े पाकिस्तान में आम तौर पे हमें हमारे बड़े कह देते थे, ये बड़े बैठे हुए हैं, आप बड़े जाएं, दिस इज़ बैड। जब बड़े बैठे हों तो बच्चों को कहें हमारी बात सुने, ताकि हम भी उनको, हमारे पास वो ही उनको तरबियत का वक्त है, दिस इज़ द वे, और बच्चों को कभी छोटा ना समझें। तो इसलिए उनको अपने डिसीजंस की, उनको अपने बात करने की, अपने हक की, उनको बचपन से ही उनको आदत डालें। ये तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। डिसीजन मेकिंग पावर अगर बच्चों में हो
तो वो बहुत मैटर करती है when they बिल्कुल। grow up। और ये फिर देखें, अभी एक जाहिर है हर बंदा चाहता है कि मैं अमेरिका चला जाऊं, बाहर चला जाऊं। अब तो कुछ क्रेज़ पहले की निस्बत कम भी है, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने भी आ गई हैं। तो वो एक चार्म और वो कमी curiosity आई है, कम हो उसमें गई है। बेशुमार कमी आई है, क्योंकि यहाँ बैठ के भी आप बहुत से काम कर सकते हैं। लेकिन अब वैसे भी ओपननेस सोसाइटीज़ में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। उस तरह की मुझे यूँ लगता है, देखिए मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर में चली जाती हूँ, तो मेरे लिए बड़ा एक पैम्पर्ड होता है इतना। वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे अगर आप नेल्स बनवाते हैं तो वो तो कोरियन बैठी हुई हैं, वो तो आपको करके 2 मिनट के बाद पता नहीं क्या ज़बान बोलती हैं और चली जाती हैं, हमें समझ भी नहीं आती। तो ये अभी मेरी अपने शादियों मतलब की बात की, अपनाइयत जो है ना वो नहीं जाहिर है यहाँ element, पे पैम्परिंग, वो तो फिर नो डाउट ये हमारा पता है लोअर हमारा जो है ना ये पावर कल्चर है। तो यहाँ पर जो जैसे स्वीडन का हाई, मतलब वहाँ पे डिस्टेंस जो लोअर पावर, वहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत डिस्टेंस है, मतलब हमारे हायर कल्चर लोअर कल्चर में बहुत हेल ऑफ डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे तो मतलब आप तुम हो और मैं आप हूँ, ये भी फर्क है। अच्छा, एक इसमें बाद में आपको अपनी पर्सनल बात बताती चलूं कि जब मेरी अपनी शादी हुई थी तो मेरी मदर ने भी बड़ा ख्वाहिश की कि मैं सारे बड़ी थी बहनों में, तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से रिश्ता आया, स्वीडन से आया, और मैंने कहा माँ प्लीज़ ब्रेक, मैंने ये ट्रॉलियों वालों से रिश्ते नहीं करने, मैंने पाकिस्तान में किसी गरीब से रिश्ता कर लूँगी, ये बाहर वालों से रिश्ता अपने तौर पे आप जहाँ मर्जी जाएं। क्योंकि देखिए बच्चे का मेंटल लेवल मिलना बड़ा ज़रूरी है। तो खाली कल्चर में ये नहीं है कि हमें उनको एक जगह के साथ उनकी है निस्बत, उनकी ज़हनी हम आहंगी होनी भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है, और वही शादी कामयाब होती है। लेकिन हमारे वहाँ पे ये मसाइल आते हैं इस तरह, अमेरिकन और पाकिस्तानी सोसाइटीज़ को वो ले आते हैं, और वो सबसे फिर मैंने देखा है, मेरी एक दोस्त है बहुत अमीर है, पाकिस्तान में उनकी इकलौती बेटी थी, उनको ले आए। अब उससे एक्सपेक्टेशन कर रही है भाई वो बच्ची वहाँ पे माँ बाप की अकेली बेटी है, और वहाँ पे आप ले आए हैं, और वहाँ पे लाके आप बेशक आप भी बहुत अमीर हैं, तो उसको आपकी इमारत से कुछ नहीं, वो बच्ची अपने टाइम पे उठेगी, उसको कुछ टाइम लगेगा उस कल्चर में एडजस्टमेंट का, गिव अ प्रॉपर टाइम। तो इसलिए वहाँ पे भी माएँ जो है ना ये बाज़ दफ़ा बहुत पैनिक क्रिएट कर देती हैं। अब वो दूसरे बच्चे की शादी की तो वो वहीं की है, तो वो शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर, क्योंकि वो उस कल्चर में वो बच्ची रह रही है, बड़ी है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये कल्चर शॉक होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल में पाकिस्तानी अमेरिकन देखें, मुस्लिम्स जो है ना, मेरी अपनी बहनें, हमारे में भी हम चारों बहनों में इंतहा दर्जे की डाइवर्सिटी है। छोड़ दें आप सारे कल्चर को, अगर आप हमें ही ले लें, मेरी एक बहन बड़ी मॉड थी, अमेरिका में जाके उसने हिजाब ले लिया। अब ये तो अमेरिका का कमाल है कि उन्होंने उनको, वो बहुत बड़ी डॉक्टर है और उसके बच्चे दोनों हाफिज़ कुरान हैं, और वो ख़ुद भी कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं। तो अब ये देखिए, मेरे से छोटी हैं, मेरी दूसरी बहनें डिफरेंट हैं, मैं डिफरेंट हूँ। तो ये मैं जैसी थी मैं वैसी की वैसी हूँ, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का रिएक्शन टुवर्ड्स द कल्चर, टुवर्ड्स द माहौल डिफरेंट होता है। बिल्कुल, तो ये इंडिपेंडेंट ज़बरदस्त, या बिल्कुल इसी तरह होता है। और ये मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा अपने आप को और ना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जिस तरह आप बता रही हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, नाज़रीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उन लोगों के एक्सपीरियंसेस जो अपनी ज़िंदगी के आप लोग के साथ शेयर करते हैं वो ज़रूर सुने, ताकि आप उनमें से कुछ ना कुछ किसी नतीजे पे पहुंच सके जब कोई अच्छा फैसला करना हो ज़िंदगी में। मूविंग ऑन, जब बात करते हैं सूफीज़म की, जी ये बताइए, आपका सूफीज़म से भी ताल्लुक़ है जी, इस हवाले से आप क्या बताएगी? राइटर, दानिश्वर भी हैं, और सूफीज़म से भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो मुझे ज़रा बताइए, व्हाट इज़ सूफीज़म? देखिए, सूफीज़म का डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो मैं समझती हूँ, मेरा पर्सनल जो ज़ाहिर है, हमें हमेशा से ही एक जिसे कहते हैं एक असलूब के साथ ही ज़िंदगी गुजारी, और उस असलूब में रहते हुए मेरा कनेक्शन, वैसे तो सभी का कनेक्शन उस ज़ात बारी ताला के साथ है, तो जिसने हमें पैदा किया और जिसकी तरफ हमने जाना है। लेकिन हमारा उससे जब आप डायरेक्ट रिश्ता बनाते हैं थ्रू पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ हमारा उधर जाता है, तो उसमें हम सबसे पहले काइंडनेस है इसकी, क्योंकि जैसे खुदा हमारे ऊपर काइंड है, हमें भी इंसानों के लिए उतना ही काइंड होना चाहिए। हमें उनके लिए सच्चा नहीं होना, हम उनकी गलतियों को माफ़ कर दें। क्योंकि मेरा ये कोशिश होती है अपने तौर पे कि अगर कोई
है सच, उसको सच ना प्रूव करें कि तुम मेरा ये सच है, तुम्हारा नहीं। हम उसमें अपने अंदर काइंडनेस टुवर्ड्स अदर पीपल लाएं। जब हमारे अंदर हम्बलनेस आएगी, काइंडनेस आएगी, और किसी को देखें, मुझे अक्सर आता है, बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हम सब कर लेंगे, हम माफ़ी नहीं मांग सकते। जो शख्स माफ़ी मांग सकता है वो माफ़ी दे भी सकता है। रब का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट ये है कि वो माफ़ करता है। तो अगर आपने इमेज ऑफ गॉड के ऊपर, जैसे रब ने अपने क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट्स पे हमें पैदा किया है, तो रब हमें माफ़ी करता है ना। क्योंकि इंसान से तो खताएं होती रहती हैं, और ख़ता का होना ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, इसलिए चूँकि माफ़ी होती है। लेकिन उसकी माफ़ी का जब हमारा दर्द जब खुलता है, या वो कबूलियत तब होती है जब हम उसकी तरफ दोबारा नहीं जाएं। लेकिन रिश्तों में हम ये करते हैं कि चूँकि देखें सूफीज़म की जहाँ तक बात है, वो तो एक पीरो मुर्शिद का, और वो एक तल्लक बनता है जिसमें आपका पीर होता है, वो उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में, चूँकि आज मैं समझती हूँ कि हम एक छोटी सी बात ज़रूर करते चलें कि हम अपने रिश्तों में सच जो हमारा बीच में हमारा एक गलत फहमी हो गई है, हम उसको ख़त्म नहीं करते, हम ताल्लुक़ को ख़त्म कर देते हैं। तो हम गलत फहमियों को ख़त्म कर दें, ताल्लुक़ को ख़त्म ना करें, अपने रिश्तों को बनाए रखें। क्योंकि रिश्तों को बनाना बहुत ज़रूरी है। देखें, रिश्तों को कायम रखने के लिए आपको उनके डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। हम जितने डिस्टेंसेस आपस में बढ़ाते जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे, और एंड अप पॉइंट ये होगा कि हम उनको याद भी नहीं करेंगे। देखिए, हम रब को क्यों याद करते हैं? ताकि वो हमें याद रखे, कनेक्शन रहे। नहीं, वो भी हमें याद रखे। ऑल्दो रब हमें भूलता कभी नहीं है, लेकिन हम ज़रूर भूल जाते हैं रब को, मुश्किल में याद करते हैं। और आप देखें, रब को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें रब की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स, वो तो रब्बुल आलमीन है, उसने सबको याद करना है और सब कुछ दे रहा है। लेकिन सूफीज़ की बात मैं ये समझती हूँ, ये आपको पता है कि ये मुग़ल्स के दौर से आज तक उसकी शेप्स भी चेंज होती रहीं। मौलाना रूमी का दौर आया, ये सारे आए, बल्कि हम किसी दिन इसके ऊपर बैठ के अलग से बात करेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे हर माशरे में, हर दौर में, हर शख्स के अंदर ये एक ज़रूर इम्पैक्ट आता है, और वो किसी एज के हिस्से में भी आ जाता है। तो इसके अंदर अपने अंदर के सूफ़ी को, अपने अंदर के सच को, अपने अंदर की काइंडनेस को, अपनी खुदशनासी को ढूंढें, ताकि रब हमारे ऊपर रहमतों की बारिश करे। आमीन आमीन। बेहतरीन, ज़बरदस्त। बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, जो कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं चाहूँगी कि अपनी कोई फेवरेट पोइट्री जो है वो सुना दे। अब फेवरेट आपने कही, मुझे बार बार जो आपके जहन में आती है। मेरे जहन में तो बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन तेरा हर गम चुरा लिया होता, तेरा हर गम चुरा लिया होता, काश मेरा पता लिया होता। वाह वाह वाह। जिंदगी धूप में गुजारी है, जिंदगी धूप में गुजारी है, साए में ही छुपा लिया होता। या समंदर की तह में रख आते, या समंदर की तह में रख आते, या भंवर से बचा लिया होता। और शेर है, चल दिए मेरे मुस्कुराने पे, चल दिए मेरे मुस्कुराने पे, पर्दाए गुल हटा लिया होता। बिना आंसू बिखर ही जाते हैं, तूने मोती बना लिया होता। Thank you so much for being here and taking out your precious time. I just wish you best of luck. Have a safe journey back to US, and I'll see you again, inshallah, at Summer Podcast. Thank you guys for watching us today. Stay tuned for another session. Till then, bye-bye.